Assalamualaikum everyone, how are you all? So I am here with lecture number 28 for class 10th and we are on our unit number 11, that is organic chemistry. And in the previous lecture, अपने last lecture में हम लोगों ने classify किया था organic compounds को. हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स. अगर हम लोग बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर उनका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ क्वाइट डिफरेंट होता है, दोज आर कॉल्ड एज ओपन चेन कंपाउंड्स. जबकि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था कि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर कार्बन ने स्ट्रेट चेन बनाई हो. दूसरा क्या है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, जिसके अंदर कार्बन जो है ब्रांचेस की सूरत में मौजूद हो. दूसरी टाइप ऑफ कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे पास, साइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है कार्बन का वो सेम होता है, ठीक है, वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, वो रिंग की सूरत में मौजूद होंगे. जिसमें हम लोगों ने बात की थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये हैं कि वो जो रिंग बनता है उस पूरे रिंग के अंदर जो कार्बन है वो मौजूद हो और कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं. और दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक या फिर नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स. और एरोमेटिक कंपाउंड या जिन एज बेंजोइक कंपाउंड भी इनको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का एक रिंग, कम अज़ कम भी एक रिंग मौजूद हो, दे आर कॉल्ड एज बेंजोइक कंपाउंड्स. और वो उनके अंदर स्पेशल एरोमा होती है, स्पेशल स्मेल होती है, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. उसके अलावा हमने बात की हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर मौजूद हो कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एज हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. कि जैसे कि हम लोगों ने बात की थी थायोफीन की और पायरीडीन की. थायोफीन में सल्फ़र मौजूद था और वो पेंटागन था, यानी 5 साइडेड था, ठीक है, रिंग. और उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. डाइवर्सिटी किस तरह से है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कितने डाइवर्सिटी में मौजूद हैं, कितने डाइवर्सिफाइड हैं, और मैग्नीट्यूड क्या है, आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. हम लोग ये कहते हैं कि आज के दौर में टोटल जो कंपाउंड्स पाए गए हैं, टोटल जो एलिमेंट्स पाए गए हैं, जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, दे आर 118. वो 118 हैं जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मौजूद है बैकबोन के तौर पे, वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद हैं. यानी कि किस हद तक वो ज़्यादा कंपाउंड मौजूद हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सिर्फ 118 हैं. लेकिन अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो वो इतनी वैरायटी में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में हैं, इतनी ज़्यादा तौर पे, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं कि वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा मौजूद हैं. ये नंबर जो है, नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट, जब तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स को अगर आपस में उनके कंपाउंड बनाते हैं कार्बन के छोड़ के, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा जो ये 10 मिलियन कंपाउंड है, अगर इन 118 के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके आपस में कंपाउंड बनाते हैं, तो उससे भी कहीं ज़्यादा जो है अमाउंट में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं. ये जो एग्जिस्टेंस है ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं. आज हम लोग उसके ऊपर देखेंगे कि किस तरह से वो इतने ज़्यादा नंबर में मौजूद है, किस तरह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सो मच डाइवर्सिफाइड हैं कि हम कहते हैं कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं 118 हैं, और ये टोटली एक दूसरे के साथ भी जब मिल के बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा नंबर नहीं बना सकते कि अकेला जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो अकेले ही इतना ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ में मौजूद हैं. तो पहली जो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इतनी डाइवर्सिटी में मौजूद हैं, दैट इज़ कैटिनेशन. कैटिनेशन होती क्या है, अब इसको देखते हैं कि जो मेन रीज़न है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 10 मिलियन से भी ज़्यादा मौजूद हैं कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर कार्बन जो है वो बैकबोन के तौर पे मौजूद है। उसका पहला रीज़न, यानी कि इसकी डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है, उसका पहला रीज़न है हमारे पास कैटिनेशन। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये इसलिए इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में, और लॉन्ग चेन्स या फिर रिंग्स के तौर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि ईथेन है, मीथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन है, इस तरह से ऑक्टेन, नोनेन, ये तो हम डेकेन, ये हम लोगों ने सिर्फ अभी तक पढ़े थे ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अप टू 10 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। लेकिन कार्बन एटम्स की खसूसियत क्या है कि वो 10 से भी ज़्यादा, कई ज़्यादा नंबर में जो हैं एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। और जब ये इतने ज़्यादा, इनकी ये खसूसियत है कि एक कार्बन कई ज़्यादा लंबी चेन बना सकता है अपने साथ कार्बन एटम्स को अटैच करके, तो या फिर वो लंबी चेन बना सकते हैं या फिर वो रिंग की सूरत में बना सकता है। और ये जो चेन होती है ये स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है, ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ये कार्बन की एक एबिलिटी है। तो इस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ कैटिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन एटम की ये एबिलिटी कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बना दे एंड सो ऑन, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अब हम ये कहते हैं कि ये कार्बन लॉन्ग चेन की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग जिस तरह बात करते हैं इसके इतने कार्बन की 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, पहली बात ये लॉन्ग चेन की सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी बात कि ये ब्रांच की सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखें, ये लॉन्ग चेन, ये ब्रांच एक और किस्म की भी हो सकती है कि जिसमें इधर सिर्फ एक कार्बन हो और यहाँ पे एक कार्बन और अटैच्ड हो, या कार्बन यहाँ पे आके अटैच हो जाए। ब्रांचेस भी तो कितने सूरतों में बन सकती हैं कि कार्बन की अगर थोड़ी सी पोजीशन ही चेंज कर दें और ब्रांच नए तरीके से बना दें तो वो नया कंपाउंड आ जाएगा उसके पास। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं रिंग स्ट्रक्चर की, क्लोज स्ट्रक्चर की, तो जब वो आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो, यानी कि कार्बन 6 ही यूज़ हो रहे हैं आपके। ठीक है, लेकिन ये खुद ये एक अकेला कार्बन 6 का जो कंपाउंड है ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बना सकते हैं, सिर्फ 6 कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ मिलके। ये अगर इनके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होगा तो जो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में कि वो बना देता है बेंजीन रिंग। लेकिन इनके अंदर सिर्फ सिंगल कंपाउंड होंगे तो वो ब्यूटेन, वो हेक्सेन ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि जस्ट आप 6 कार्बन एटम्स, अभी सिर्फ 6 कार्बन एटम्स की बात करें और आप अप टू 10 एलिमेंट्स यहीं पे हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह 10 कार्बन एटम्स हों तो वो कितने हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स बना लेगा। अगर आप 11 12 इसी तरह जिस तरह कार्बन के एटम्स बढ़ते जाते हैं तो वो कितने ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस कर सकता है जस्ट फ्यू नंबर्स ऑफ कार्बन। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैटिनेशन। इसकी प्रॉपर्टी कि ये बाकी के कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बना ले या फिर स्ट्रक्चर्स बना ले, और वो चेन्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ये इसकी वजह से इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। 2 बेसिक कंडीशंस क्या हैं कि एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिबिट कर सकता है कोई भी एलिमेंट। ये भी तो सिर्फ हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन किस तरह से करता है, हर एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन क्यों नहीं कर सकता। बाकी के जो हमने एलिमेंट्स पढ़े जैसे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, वो क्यों नहीं कैटिनेशन कर सकते, सिर्फ कार्बन ही क्यों कैटिनेशन कर रहा है। तो वो कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसको कैटिनेशन का प्रोसेस करना है, जिसको कैटिनेशन करनी है, लॉन्ग चेन्स बनानी है, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशन, जो उसको पहले दिखानी पड़ेंगी, शो करनी पड़ेंगी, तभी वो कैटिनेशन कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो वो कैटिनेशन का प्रोसेस शो कर सकते हैं, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो बॉन्ड्स बनाता है कोई एलिमेंट अपने ही एटम के साथ, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग इसका अपने एटम के साथ बॉन्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंपेयर करते हैं कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को, ठीक है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड
आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। इन दोनों के बॉन्ड को देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, उसका कंपेयर करें अगर कार्बन के बॉन्ड के साथ, तो इन दोनों में से कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये इसकी दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त है। ठीक है कि पहली शर्त क्या थी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। दूसरा क्या है कि इनके जो आपस में बॉन्ड बनते हैं वो बाकियों के साथ कंपेयर करें तो इनके आपस के बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ना कि इनके दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना। अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली शो करते हैं कैटिनेशन का प्रोसेस। पहला तो हम लोग जिसको बार बार फोकस कर रहे हैं कार्बन एटम है। दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड है वो सिलिकॉन का है। सिलिकॉन एटम भी कैटिनेशन का प्रोसेस शो कर सकता है। वो सिलिकॉन जो है वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, पर वो सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ अल्टरनेटिवली लॉन्ग चेन्स बनाएगा। यानी यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है, फिर कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन जो सिलिकॉन लॉन्ग चेन बना सकता है उसमें सिलिकॉन, then an atom of oxygen, then an atom of silicon, then an atom of oxygen, इस तरह से मौजूद होता है। वहाँ पे देखें ये दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ा सा हम इनकी एनर्जीज़ को लेके इसको चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग साइंटिस्ट ने इनकी एनर्जीज़ को आपस में कंपेयर किया था। यानी कि अगर हम लोगों ने एक कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, और एक कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो जब एनर्जी को मेजर किया जाएगा, इस एनर्जी को, और फिर इसको आपस में कंपेयर किया जाए तो ये हमें बता सकती है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा बॉन्ड जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू द दूसरा सेकेंड बॉन्ड, अदर बॉन्ड। तो हम लोग कहते हैं कि जो सिलिकॉन और कार्बन है, क्योंकि दोनों जो हैं सेम ग्रुप में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो है सिमिलर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जिस तरह कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सिमिलरली सिलिकॉन के पास भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन कार्बन जो है कैटिनेशन का प्रोसेस शो करता है, सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन का प्रोसेस शो नहीं करता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है कि अगर कार्बन के बॉन्ड को देखें, कार्बन और कार्बन के आपस में बॉन्ड को देखें तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए 335 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी चाहिए। जबकि अगर सिलिकॉन के बॉन्ड को देखें, यानी कि जब एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच्ड है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जस्ट 200 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी चाहिए। जबकि दूसरे हाथ पे अगर हम देखें, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर ब्रेक डाउन करना है आपस में, इनके बॉन्ड को अगर ब्रेक डाउन करना है तो 331 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है। जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन को आपस में जब ब्रेक डाउन करना है तो 452 किलो जॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इससे अगर आप लोग कंपेयर करें तो सिलिका की, अगर कार्बन की पहले बात करते हैं, जब कार्बन अपने आप के साथ बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए 335 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए 331 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि इनका जो आपस में बॉन्ड हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि इनके आपस में इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो, तो कार्बन उस शर्त पे पूरा उतरता है। जबकि सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये जस्ट 200 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है इनके आपस के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की। जबकि जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए 452 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है उसको ब्रेक डाउन करने की। तो जब सिलिकॉन को कंपेयर करते हैं तो सिलिकॉन का अपना बॉन्ड जो है सिलिकॉन के साथ, अपने एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो वीक है। जबकि सिलिकॉन का दूसरे एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है, 452 और 200। ठीक है, 452 उसका सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलिकॉन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सिलिकॉन और कार्बन दोनों पहली शर्त पे पूरा उतरते हैं। उन्होंने कहा था कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं।
यानी 4-4 हैं, दोनों के सिमिलर हैं, 4-4 हैं। सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन बनाएगा, लेकिन इसके कंपाउंड इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है, इतनी वैरायटी में मौजूद नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन जो है सिलिकॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता स्ट्रॉन्ग, वो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये दूसरी शर्त जो कैटिनेशन की थी, ये उसके ऊपर बाकायदा पूरा प्रॉपर नहीं उतरता सिलिकॉन, इसीलिए ये कैटिनेशन के प्रोसेस को नहीं कैरी कर सकता, और ये इसके जो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑल अबाउट टुडे, कि हम लोग देख रहे थे कि कार्बन किस तरह से इतने वैरायटी में मौजूद है, कार्बन के कंपाउंड्स इतने डाइवर्सिफाइड हैं। आज हम लोगों ने जस्ट बात की है उसकी एक ही रीज़न की, 3 रीज़न्स हैं नेक्स्ट, जैसे आइसोमेरिज्म है, स्ट्रेंथ है इनके कोवेलेंट बॉन्ड की, और मल्टीपल बॉन्डिंग है। यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने आज रीज़न पढ़ी है, दैट इज़ कैटिनेशन। Now we will continue our lecture tomorrow with next topics. अगर आपको यहाँ तक कुछ भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगी।